हाय दोस्तों, आपका स्वागत है ए बी फॉर्मूट चैनल में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर की सारे के सारे रेसलमेनिया के मैचेस के ऊपर कि बीस्ट इनकार्नेट को कितने मैचेस पे विन मिली है, बीस्ट इनकार्नेट को कितने मैचेस पे लॉस मिली है, यह सारी चीजों को कवर करेंगे। क्योंकि एक हमारे बीच में से सब में बड़ा लेजेंड सुपरस्टार हमें रिटायर होते हुए दिखा है इस बार की रेसलमेनिया में, तो ये कैसे नहीं कवर कर सकते हम, इसे तो कवर करना बनता है। और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर की जो लेगेसी रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो कैसी रही है हम सबको अच्छे से पता है। तो ये टॉपिक कवर करना 101% बनता था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो तो एक बनता है, तो इसलिए आज ये वीडियो बनाते। तो चलिए फिर ये सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। यानी बीस्ट इनकार्नेट ने सब में ज्यादा किसके साथ रेसलमेनिया पे रेसल किया है, किसको लॉस दिया है, किससे विन लिया है, ये सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ज्यादा तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो कर देंगे डायरेक्ट शुरू। तो हम बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर के फर्स्ट रेसलमेनिया मैच के बारे में, जो कि हमें देखने मिलता है 2003 रेसलमेनिया 19 में, जहाँ पे हमें उनका मैच देखने मिलता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर वर्सेस कर्ट एंगल के बीच पे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। और यहाँ पे हम सबको पता है कि ब्रॉक लिस्नर और कर्ट एंगल कितने खतरनाक राइवल रहे अपने स्टार्टिंग टाइम में, जब उन्होंने अपना न्यू डेब्यू किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इनकी स्टोरी लाइन से ही भरा रहता था पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो इनके बीच में एक मैच तो बनता था रेसलमेनिया में, और वहां पे कर्ट एंगल ने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखा था। अब देखना ये था कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर के यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप विन कर पाएंगे, लेकिन फाइनली वो कर्ट एंगल को हरा देते और बन जाते हैं यहाँ पे न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर। ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात। ये थी ब्रॉक लिस्नर की फर्स्ट रेसलमेनिया, और रेसलमेनिया की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से ब्रॉक लिस्नर की। और अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर के सेकंड नंबर के रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2004 रेसलमेनिया 20 में द बिल गोल्डबर्ग वर्सेस बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर के बीच में। और यहाँ पे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और ये मैच पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि दोनों भी जायंट सुपरस्टार जब आपस में भिड़ रहे तो मजा तो आना ही है। तो यहाँ पे दोनों भी जायंट सुपरस्टार को भिड़ते हुए देखने का जो मजा था, जैसे कि ब्रॉक लिस्नर उनके ऊपर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गोल्डबर्ग उनके ऊपर कई गुना ज्यादा भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। यानी ब्रॉक लिस्नर के सामने असल मामले में कोई थ्रेड आया है, यानी ब्रॉक लिस्नर को जिसे फेस करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे हमें वही देखने मिलता है कि यहाँ पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर का जो ऑरा था, जो उन्होंने क्रिएट किया था, वो यहाँ पे चल नहीं पाता है। और यहाँ पे द बिल गोल्डबर्ग उन्हें एक स्पेयर ठोकते, जैक हैमर लगाते, पिन करते और सक्सेसफुली विन कर जाते हैं मैच को। तो ब्रॉक लिस्नर के लिए सेकंड मैच को जितना खास नहीं रहा, ब्रॉक लिस्नर को लॉस मिल गई है, ब्रॉक लिस्नर साइड होंगे। फिर हम चलते हैं ब्रॉक लिस्नर के थर्ड रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है। तो वो हमें रेसलमेनिया देखने मिली थी 2013 रेसलमेनिया 29 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर वर्सेस द गेम ट्रिपल एच। बहुत से लोगों का ड्रीम मैच होगा, और फाइनली ब्रॉक लिस्नर ने इतने समय बाद अपना रिटर्न किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इसलिए उन्हें इतना टाइम लग गया। अब आप सोच रहे होंगे करके इतना ज्यादा कैसे लेट हो गया बंदा। आप सोच रहे होंगे कहा मैं 2004 की बात कर रहा था और डायरेक्ट अब 2013 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रॉक लिस्नर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट कर दिया था और वो यूएफसी की तरफ चले गए थे। फिर उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, फिर उसके बाद उन्होंने वापस अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न किया, और फिर हमें फाइनली ये मैच देखने मिला, जो मैं मैच की बात करने वाला हूँ अभी। तो ये मैच की स्टोरी तो काफी एपिक थी, यानी ये मैच में बहुत अच्छे तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे बिल्ड किया गया था ये मैच को। तो ये मैच पे हमें देखना ये था कि अब विन कौन करने वाला है, क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। तो हमें सब कुछ देखने मिलता है ये मैच पे, स्टील स्टेज से लेके तो ट्रिपल एच के हैमर से लेके तो सब कुछ। लेकिन फिर फाइनली बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर अपना जब कमबैक करते थे, तो गेम ट्रिपल एच अपनी हील टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं, और वो वही करते, वो उनको बजा देते हैं बुरी तरीके से, स्टील स्टेज के ऊपर पेडिग्री लगा देते, पिन करते और सक्सेसफुली विन कर जाते हैं यहाँ पे द गेम ट्रिपल एच। यहाँ पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर के खाते में एक और लॉस आ गई है, यानी इतने सालों बाद रिटर्न करने के बावजूद भी रेसलमेनिया में आपको लॉस दी गई है द गेम ट्रिपल एच। अब आपको पता है उनका पावर किस लेवल का है, तो आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन्हें लॉस मिली, और ये अच्छा मैच था, डिसेंट मैच था। अब एकदम स्टोरी लाइन में हम डीप पे जाके इसलिए बात नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाती है, और वैसे वीडियो की लेंथ ये बात करते करते रेसलमेनिया के सारे मैचेस को हम डिस्कस करते करते वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत बढ़ जाएंगी। यानी ज्यादा बड़े वीडियो रहे तो फिर थोड़ा कभी कभी इंटरेस्ट बहुत से लोगों को आता है वीडियोस में, बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो इसलिए ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं, मीडियम रेंज का हम वीडियो रखेंगे। अब ब्रॉक लिस्नर को 2 रेसलमेनिया में लॉस मिल चुकी है, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा होगा बंदे का यानी कमबैक कराना बहुत जरूरी, नहीं तो बंदे की जो लेगेसी है वो उस पर कहीं ना कहीं उसे डैमेज पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हमें यही देखने मिलता है। फिर चलते हैं ब्रॉक लिस्नर के फोर्थ रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2014 रेसलमेनिया 30 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर और द डेड मैन अंडरटेकर के बीच में रहता है ये मैच।
और यहाँ पे देखना यह था कि क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पे भी लॉस लेने वाले, क्योंकि अभी तक तो 2 रेसलमेनियास पे वो कंटिन्यू हार चुके। अब हमें ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था कि ये रेसलमेनिया में भी क्या उन्हें लॉस मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे ये मैच बहुत एपिक से भी एपिक था, यानी ये मैच एक बहुत से लोगों का ड्रीम मैच होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ देखने मिला हमें। यानी द डेड मैन अंडरटेकर अभी तक अनडिफीटेड चलते हुए आ रहे थे 21 विन्स के साथ और 0 लॉस थी उनके खाते में। अब देखना ये था कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर क्या कर लेंगे उनके सामने आके, लेकिन वो बंदा क्या कर लेगा ऐसा बोल नहीं सकते हम। वो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता ऐसा बोल सकते हैं हम। यानी वो बंदा अगर अपना ठान लेगी ये करना है तो वो करके दिखाता है, और वही देखने मिलता है हमें कि वो आखिरी में उनके टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर का F5 में रिवर्सल कर देते, पिन करते और यहाँ पे उनकी स्ट्रिक को ब्रेक कर देते। यानी यहाँ पे हुआ है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का सही मायने में कमबैक, क्योंकि ये इसे ही बोलते हैं कमबैक कि बंदे को 2 लॉसेस दी गई है, लेकिन जब विन मिली तो इतनी बड़ी विन मिली कि कोई भी सुपरस्टार वो लेवल में नहीं बैठ सकता है ब्रॉक लेसनर के, जो ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे विन निकाल के दिए कि बंदे ने द डेड मैन अंडरटेकर की स्ट्रिक को ब्रेक किया है। 21 विन्स के बाद वो बंदा बनता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जो उनके खाते में एक लॉस देता है। तो ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पे बहुत से फैंस शॉक हो गए थे, बहुत से फैंस को तो समझ में नहीं आ रहा था ऐसा हुआ तो हुआ क्या। यानी यहाँ पे हुआ था बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का कमबैक, और यहाँ पे आ गए थे वो अपने पीक फॉर्म में द डेड मैन अंडरटेकर को हरा के, कि अंडरटेकर भी खुद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुए थे मैच में। तो ये मैच बहुत एपिक मैच था ब्रॉक लेसनर की पूरी रेसलमेनिया पे। मेरा फेवरेट मैच यही है। और अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की 5th नंबर की रेसलमेनिया की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है 2015 रेसलमेनिया 31 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस पावर हाउस रोमन रेंस के बीच में रहता है वो मैच। और यहाँ पे रोमन रेंस ना बिग डॉग थे ना ट्राइबल चीफ थे, यहाँ पे बंदा पावर हाउस था। बंदे ने न्यू डेब्यू किया था, तो बंदे ने रॉयल रंबर विन करके यहाँ पे अपना यानी बंदा अपना फर्स्ट WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच रेसल कर रहा था कहीं ना कहीं। यानी बंदा यहाँ पे अपना फर्स्ट WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच रेसल करने के लिए बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के सामने उतर गया था। ये बहुत एपिक था। फैंस को लेकिन ये मैच पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत आ रहा था, क्योंकि मुझे दोनों ही सुपरस्टार की राइवलरी देखने में मजा ही आया है पहले से ही। यानी इनकी राइवलरी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो यहीं से ही मुझे मजा आने लगा था इनकी राइवलरी देखने में, क्योंकि वहां पर रोमन रेंस ने क्या कुछ नहीं किया उन्हें हराने के लिए। लेकिन उसके पहले ब्रॉक लेसनर ने उन्हें इतना धोया है कि ब्रॉक लेसनर को कोई भी हालत में पूर्ण नहीं पाते वो मैच में, जब तक वो रिंग पोस्ट में उनका सर नहीं मार देते। रिंग पोस्ट पे सर मारने के बाद फिर वो सुपरमैन पंच वगैरह उनके ऊपर हिट करते। उसके बाद ब्रॉक लेसनर गिरते नहीं हो सुपरमैन पंच पे, फिर बहुत मुश्किलों से गिरते, और उसके बाद फिर वो 2 स्पेयर ठोकते उनको कंटिन्यू, पिन करता है, बंदा किक आउट करता है। अब देखना ये बहुत अपने आप में शॉकिंग हो गया था कि विन कौन करने वाला है, क्योंकि रोमन रेंस ने भी काफी अच्छा अपनी पकड़ बना ली थी मैच में। तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाला था, क्या रोमन रेंस विन करके WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने साथ लेके जाने वाले, या बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले। लेकिन फैंस को ये मैच पसंद नहीं आ रहा था, तो WWE ने एंड मोमेंट में इसका रिजल्ट चेंज की। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के पास था उस टाइम में मनी इन द बैंक, उनको ये मैच पे घुसाड़ दी कि तुम कैशिंग करो मैच में, और ये मैच पे कैशिंग करते बीस्ट इनकार्नेट उनको भी ठिकाने लगा रहे थे, लेकिन रोमन रेंस उनको स्पेयर मार देते। उसका फायदा सेथ रॉलिंस को मिलता है, वो कर्व स्टॉम्प पटकते और यहाँ पे विन कर जाते हैं WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप। और यहाँ पे ना रोमन रेंस के खाते में आई विन और ना ब्रॉक लेसनर के खाते में आई विन, और यहाँ पे दोनों बंदों को लॉस मिली, थर्ड पर्सन आके विन करके चले गया। यानी ब्रॉक लेसनर को एक मेगा विक्ट्री देने के बाद यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फिर से एक लॉस दे दी गई है। फिर चलते हैं हम ब्रॉक लेसनर के 6th नंबर के रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2016 रेसलमेनिया 32 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस के बीच पे रहता है ये मैच। और ये मैच भी नो डिस्क्वालिफिकेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे डीन एम्ब्रोस को डाली है WWE ने, तो वैसे ही ब्रॉक लेसनर उन्हें खूब बुरी तरीके से बजा रहे थे। अब अगर ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच नहीं होता तो यहाँ पे किस तरीके से हराते रहे डीन एम्ब्रोस, क्योंकि डीन एम्ब्रोस को उतना बड़ा उस टाइम में पुश नहीं था, और डीन एम्ब्रोस वो टाइम में उतने पीक फॉर्म में नहीं थे अपने, क्योंकि ये तीनों ही शील्ड मेंबर ने साथ में डेब्यू किया था। तो इस वजह से बारी बारी एक को मौका दिया जा रहा है। तुम भी ब्रॉक लेसनर के हाथ का टेस्ट लेके देखो कैसा है, बहुत से सुपरस्टार ने लिया है, आप भी ले लो। तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है, डीन एम्ब्रोस ठीक ठाक सा लड़ रहे हैं उनसे, लेकिन मार ज्यादा खा रहे, गिर रहे, उनकी पूरी एनर्जी डाउन हो गई है। लेकिन फिर फाइनली चेयर वगैरह पड़े रहती है, उसके ऊपर बीस्ट इनकार्नेट उनको F5 ठोकते, पिन करते और सक्सेसफुली विन कर जाते हैं मैच एकदम आसान तरीके से बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो बंदे के लिए डीन एम्ब्रोस उस टाइम में यानी इतना बड़ा थ्रेट साबित नहीं हो पाया था। लेकिन डीन एम्ब्रोस अपनी पूरी कोशिश कर दिया था। वो बात अलग है कि डीन एम्ब्रोस ने अपनी पूरी जी जान लगा दिया था ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए, यानी ब्रॉक लेसनर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी किया था, लेकिन फाइनली विन नहीं कर पाता है। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फिर से एक बार विन मिल गई है। अब चलते हैं ब्रॉक लेसनर के 7th नंबर के रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2017 रेसलमेनिया 33 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द बिल गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। और यहाँ पे द बिल गोल्डबर्ग
अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखे थे। और यहाँ पे हमें देखना ये था कि अब क्या ब्रॉक लेसनर यहाँ पे विन करने वाले कि लॉस मिलने वाली, क्योंकि 2 मैचेस पे कंटिन्यू द बिल गोल्डबर्ग उन्हें हरा चुके थे। जब हमें शुरुआत में देखने मिला एक बार रेसलमेनिया में, वहां पे तो हराया, सर्वाइवर सीरीज में कुछ मिनट में इनका गेम खत्म कर दिया। अब यहाँ पे भी उनको इतनी बुरी तरीके से हरा देंगे तो ब्रॉक लेसनर का ऑरा की ऐसी तैसी हो जाएंगी, क्योंकि बंदा द डेड मैन अंडरटेकर को हरा के आ रहा है, जो बंदा कभी नहीं हारता है रेसलमेनिया में। तो द बिल गोल्डबर्ग क्या ही चीज है फिर उनके सामने, ऐसा बोल सकते हैं हम एक तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, बिल गोल्डबर्ग पकड़ अच्छी बनाते हैं स्टार्टिंग से ही मैच, उनको फास्ट रेसल करनी है काफी आदत है, लेकिन जब ब्रॉक लेसनर पकड़ बना लेते हैं मैच पे तो उनके ऊपर कम से कम 10 सुपरलेक्स हिट कर देते हैं। अब बंदे को जब 10 सुपरलेक्स सिटी की सैर कराओगे तो बंदा कहाँ से कमबैक करेगा, कमबैक करने का कोई चांस ही नहीं। इतना बुरी तरीके से तुमने बजाया उनको और फिर F5 लगाया है और फिर तुमने उनको क्लीन तरीके से पिन करके अपनी इतने सालों पुरानी जो राइवलरी तुम्हारी चलते आ रही थी उसका बदला लिया है फाइनली। और तुमने यहाँ पे एक बार फिर प्रूव करके बताया है, यानी तुम हो वाकई यहाँ पे एक बीस्ट, जैसा तुम्हारा नाम है तुम वैसा ही काम करके बता रहे हो। और यहाँ पे बन जाते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। तो वो नाम के जैसा काम करने के लिए जाने जा रहे हैं। और यहाँ पे द बिल गोल्डबर्ग को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने, कि वो भी सोचे होंगे कि ऐसा इसके पहले कभी हुआ ही नहीं है बिल गोल्डबर्ग के साथ जैसा इस बार हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि द बिल गोल्डबर्ग की एज बहुत थी ये मैच के टाइम में इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने यही एज में उन्हें हराया था सर्वाइवर सीरीज में। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को अपना कहीं ना कहीं रिवेंज लेना था गोल्डबर्ग से और उन्होंने फाइनली लिया। तो ये होता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का ऑरा। अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के 8 नंबर के रेसलमेनिया के मैच, जो कि हमें देखने मिलता है 2018 रेसलमेनिया 34। यहाँ पे हमें फिर से एक बार देखने मिलता है बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस बिग डॉग रोमन रेंस के बीच में मैच, यानी फिर से एक बार घूम फिर के यहीं पे आ गए। और अब देखना यह था क्या रोमन रेंस हराएंगे ब्रॉक लेसनर को, कि ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हराएंगे, क्योंकि ये देखना अपने आप में बहुत शॉकिंग था, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थी ये मैच पे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था कि विन कौन करने वाला है, क्या ब्रॉक लेसनर अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करने वाले या रोमन रेंस यहाँ पे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन बनने वाले, क्योंकि रोमन रेंस बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हुए दिखे थे हमें चैंपियनशिप के लिए। इस वजह से यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस के पूरे चांसेस हैं विन करने के, लेकिन वो बिग डॉग कैरेक्टर को फैंस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और वाकई में यहाँ पे अच्छा है कि मुझे भी इतना कुछ पसंद नहीं आता था कैरेक्टर उनका, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ने रेसलिंग वाइज बहुत अच्छा रेसल किया। वो पता लगे कि फैंस उठ के जाने लगे थे, क्योंकि फैंस ऑलरेडी पहले के जो मैचेस थे वो देख के काफी ज्यादा थक गए थे। तो अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये मैचेस भी देख सके। तो जो फैंस को ऐसा लगा कि मैच पे कुछ भी नहीं रखा है तो उठ के चले गए। तो यहाँ पे यही होता है कि ये दोनों रेसलिंग वाइज एकदम फास्ट ही रेसल करते हैं हमेशा से, जब भी आमने सामने आते हैं तो ये लोग फास्ट रेसल कर रहे हैं। सुपरलेक्स 3D देखने मिल रहा है हमें, यानी ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्टिव तरीके से उनको डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन रोमन रेंस फिर भी हारने के लिए तैयार नहीं है। रोमन रेंस उनको सुपरमैन पंच लगा रहे, स्पेयर लगा रहे, लेकिन ब्रॉक लेसनर हारने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट पे ब्रॉक लेसनर को दिमाग सटकता है करके रोमन रेंस इतने सारे F5 पढ़ने के बाद भी किकआउट पे किकआउट कर रहा है, इसका सर खोल देते हैं करके, और वो अपने हैंड के ग्लव उतारते हैं और उनका सर खोल देते हैं, जिससे कि रोमन रेंस का बहुत ब्लड आने लगता है। लेकिन उसके बावजूद भी रोमन रेंस अपना कमबैक करते, 2 स्पेयर ठोकते उनको कंटिन्यू। और उसके बाद जब वो स्पेयर ठोकते तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अब रोमन रेंस फाइनली विन कर जाएंगे। मूवमेंट बहुत अच्छा बन गया था क्योंकि ये मैच का, कि फाइनली अब रोमन रेंस विन कर ही जाने होना, देख के ऐसा लगा था लास्ट में। लेकिन ब्रॉक लेसनर यहाँ पे किकआउट करता है, जो बहुत शॉकिंग होता है, यानी अनप्रिडिक्टेबल हो गया था ये मैच। तो देखने में और मजा आने लगा फिर बाद में। और फिर रोमन रेंस जब अपने थर्ड स्पेयर के लिए जा रहे हो तो ब्रॉक लेसनर उसको काउंटर करते हैं अपने F5 में, और यहाँ पे रोमन रेंस ऑलरेडी डैमेज थे, तो यहाँ पे रोमन रेंस किकआउट नहीं कर पाते और ब्रॉक लेसनर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटर्न करके यहाँ से चले जाते और रोमन रेंस को पूरा खून ब्लड से नहला देते, एक तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन रोमन रेंस के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, यानी बंदे को यहाँ पे भी चैंपियनशिप विन नहीं कर पाई, अभी भी स्ट्रगल शुरू। तो यहाँ पे ये मैच मुझे पर्सनली अच्छा लगा था, लेकिन ये मैच की जो स्टोरी टेलिंग वगैरह थी वो इतनी कुछ खास नहीं थी, क्योंकि सभी को पता था क्या होने वाला है करके। वो आखिरी में अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर जो डाला WWE ने वो बहुत जबरदस्त। लेकिन बैक स्टेज जो फसड़ हुई थी वो भी हम सबको पता है, ब्रॉक लेसनर एंड विल मैकमैन की बेल्ट फेंकना एक दूसरे के आंग में वगैरह वगैरह, वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के खाते में फिर से एक बार आ गई ये विन। और अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के 9th नंबर के रेसलमेनिया के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2019 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बीच में फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखा था। तो यहाँ पे अभी देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था कि अब तीसरे शील्ड भाई के साथ भिड़ने जा रहे हो, क्योंकि 2 शील्ड भाई को तो बुरी तरीके से मारा। अब तीसरा शील्ड भाई क्या कर सकता है, क्योंकि ये देखना बहुत अपने आप पे वो हो गया था इंटरेस्टिंग, क्योंकि रोमन रेंस ने भी टाइम ऑफ ले लिया था वो टाइम में। तो रोमन रेंस का वो सीन सभी को पता है। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का मैच सेट किया गया था। सेथ रॉलिंस रॉयल रंबर वगैरह विन कर रहे थे, इस वजह से यानी सेथ रॉलिंस के ऊपर स्टार्टिंग से कंट्रोल ले लेते हो, बुरी तरीके से मारते, बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना बुरी तरीके से मारते कि सेथ रॉलिंस भी सोच रहे होंगे कि रॉ के शोज में तो इसने बंदे ने मुझे मारा ही मारा, बैक स्टेज तो मारा ही मारा, हर तरफ मारा ही मारा, आज रेसलमेनिया के मैच पे मेरे को गिरा के मार रहा है,
यानी सेथ रॉलिंस को कमबैक करने का मौका नहीं मिल रहा है। यानी बहुत बुरी तरीके से सेथ रॉलिंस के ऊपर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, लेकिन फाइनली सेथ रॉलिंस बड़ी चालाकी से उनको लो ब्लो हिट कर देते। अब बंदे ने जब लो ब्लो हिट कर दिया तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को अपर हैंड मिलने के चांसेस आ गए, और मिलता ही है उन्हें फाइनली जब वो उनके ऊपर कर्व स्टॉर्म की बारिश करना शुरू करते। एक यानी उनके सर के ऊपर कर्व स्टॉर्म मार देते, बारिश हो गई कर्व स्टॉर्म की। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के बाद इसका जवाब नहीं रहता है, पिन करते हो कि वो विन कर लेते सेथ फ्रीगन्स रॉलिंस, और यहाँ पे बन जाते न्यू यूनिवर्सल चैंपियन सेथ फ्रीगन्स रॉलिंस। तो यहाँ पे ये शील्ड के भाई ने कुछ कमाल करके बताया, क्योंकि ये बंदा एक तरीके से हील था एक टाइम में और फेस का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन ये बंदे के अंदर जो हील सेथ रॉलिंस है वो अपनी कलाकारी दिखाने के लिए जाना ही जाता है, और वो दिखाया है वो बंदे ने मैच में कि मैं ये भी कर सकता हूँ टाइम आने में, साम दाम दंड भेद जो मुझे लगाना पड़े वो मैं लगाऊंगा और ये चैंपियनशिप तुमसे छीन के लेके आऊंगा। और वही करते हैं वो और विन कर लेते। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के खाते में फिर से एक लॉस। अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के 10th नंबर की रेसलमेनिया की तरफ, जो कि हमें देखने मिलती है 2020 रेसलमेनिया 35 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पे इनका मैच देखने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि वो टाइम पैंडेमिक का था। वो टाइम अभी के टाइम में याद करना बोले तो अगर आपने वो टाइम से सफर किया तो आप अच्छे से समझ सकते हो टाइम कितना खतरनाक था। तो यहाँ पे कोई क्राउड नहीं था इनके मैच में, लग भी नहीं रहा था रेसलमेनिया हो रही है, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने रॉयल रंबर विन किया तो उन्हें तो मैच देना था, तो अब उन्हें मैच दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास मैच भी नहीं था इनका, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के ऊपर पहले स्टार्टिंग में डोमिनेट अच्छा कर लेते ब्रॉक लेसनर, यानी सुपरलेक्स सिटी की उनके फायर करा देते, F5 लगा देते, डोमिनेट कर ही रहे होते, लेकिन ड्रू मैकिंटायर अचानक से अपना कमबैक कर लेते और उनको क्लेमोर लगा देते, 2-3 क्लेमोर लगा देते, पिन करते और सक्सेसफुली यहाँ पे बन जाते हैं न्यू WWE वर्ल्ड चैंपियन ड्रू मैकिंटायर। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ड्रू मैकिंटायर ने WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप को विन किया था बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी ड्रू मैकिंटायर कहाँ रहना चाहिए था आज के टाइम में, जहाँ पे कोडी रोड से, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोडी रोड्स के आमने सामने तो कोई नहीं है, ब्रॉक लेसनर को भी हरा दिया उन्होंने कोडी रोड, उनकी बात अलग है, गोल्डन बॉय। तो ये मैच इतना कुछ खास तो था नहीं। फिर यहाँ से ब्रॉक लेसनर ने खतरनाक टाइम ऑफ लिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बहुत थक गए थे, काफी टाइम से वो रेसल करते हुए आ रहे थे और कंटिन्यू अभी तक मैंने जितनी भी रेसलमेनिया बताया हूँ मैं आपको, उसमें ब्रॉक लेसनर कहीं ना कहीं कंटिन्यू ही रेसल कर रहे हैं। उनका शेड्यूल पार्ट टाइमर वाला रह रहा है, लेकिन रेसलमेनिया में अवेलेबल रह रहा है बंदा, ये अपने आप में बड़ी बात। अब चलते हैं हम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के 11th नंबर के मैच की तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2022 रेसलमेनिया 38 बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ OTC1 रोमन रेंस के बीच में। और यहाँ पे तो ये मैच की बात ही अलग थी, ये मैच एक अपने आप पे लेजेंडरी मैच बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने अपनी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी थी, तो यहाँ पे रोमन रेंस ने अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी थी, और जो भी ये चैंपियनशिप विन करेगा वो बन जाएगा यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो कुछ इस तरीके से मैच को सेट किया गया था, यानी चैंप वर्सेस चैंप, चैंप वर्सेस चैंप, जो कि ब्रॉक लेसनर काफी कूल तरीके से बोलते हैं, ये डायलॉग मुझे भी काफी पसंद आता है। तो ये मैच चैंप वर्सेस चैंप था, यानी टाइटल वर्सेस टाइटल था, ऑन द लाइन था। और ये मैच पे देखना काफी इंटरेस्टिंग था कि ये मैच किस तरीके से होने वाला है, विन कौन करने वाला है। अनप्रिडिक्टेबल मैच था एकदम ही, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अपना रिटर्न किया है तो वो ऐसे तो हारेंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर को ये सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। ब्रॉक लेसनर को सिर्फ बस हार जीत तो लगी है, सबको पता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के बीच पे जब मैच स्टार्ट होता है, काफी अच्छा डोमिनेट कर रहे हैं दोनों बंदे, और रोमन रेंस वो पुराने वाले नहीं रहे, ये हेड ऑफ द टेबल ट्रैवल चीफ हो गए, ये हील हो गए पूरी तरीके से, फुल टू फुल चीटिंग करना है इनको कोई भी हालत में मैच निकालना है। यानी सेथ रॉलिंस ने भी क्या साम दाम दंड भेद लगाया होगा जो रोमन रेंस लगाना जानते हैं। यानी रोमन रेंस बता रहे हैं कि भाई अब मैं कोई भी हद तक जाऊंगा वो चैंपियनशिप के लिए, तो रोमन रेंस फुल टू फुल चीटिंग कर रहे हैं, जो उनको यानी लग रहा है कि कर देना चाहिए। रेफरी के ऊपर मार दिए ब्रॉक लेसनर को, लो ब्लो हिट कर दी, पैर ठोक दिए पीछे से, कभी नहीं ठोके उन्होंने, लेकिन इस बार ठोके, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हराना है, कोई भी कीमत में हराना है ऐसा। जबकि ब्रॉक लेसनर ने उनके ऊपर डोमिनेट किया, लेकिन इतना नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था, क्योंकि ओल्ड रोमन रेंस नहीं था ना, जो एकदम सीधे तरीके से मारी खा रहा है। ये वो रोमन रेंस था जो पीठ का जवाब पत्थर से देना जानता था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यही देखने मिलता है कि रोमन रेंस के ऊपर वो वापस कंट्रोल लेते हैं जब रोमन रेंस पे लगा, जिससे कि रोमन रेंस बाहर आते हैं रोप से। लेकिन ये रोमन रेंस थोड़ा कमजोर टाइप का था, है ना, वो रोमन रेंस ताकतवर था, ये रोमन रेंस थोड़ा कमजोर टाइप था, रोप का सहारा लेके रोप ब्रेक करा के बाहर आता था। लेकिन फिर भी फाइनली रोमन रेंस अपना यानी बेल्ट से भी उनके सर पे अटैक करने के बाद किक आउट होता है। तो फिर रोमन रेंस सोचते कि इसको हराए तो हराए कैसे, तो फिर रोमन रेंस को जब वो F5 मार रहे होते तो रोमन रेंस अपना कमबैक कर लेते अचानक से, और उनको स्पेयर लगा के पिन करके यहाँ पे बन जाते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के खाते में एक और लॉस आ गई है, यानी ये मैच को WWE ने और बिग लेवल में
एक तरीके से बोल सकते हैं हम इसकी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करना था कि ये लेवल का स्टार्ट ऐसा होगा, एंड ऐसा होगा, जैसे कि आप कोडी रोड्स के मैचेस में करते हो वैसा इसमें भी करते, क्योंकि ये मैच चैंप वर्सेस चैंप होने वाला था। बहुत बड़ा मैच था ये, लेकिन ये मैच ने उतना डिलीवर नहीं किया। यानी 5 स्टार वाला मैच नहीं बोल सकते हम इसे, 3 स्टार वाला बोल सकते, 3 स्टार वाला, बस 4 भी नहीं, 3, क्योंकि दोनों भी लेजेंड बंदे जब लड़ रहे हैं आपस में तो ये दोनों ने सारी हदें पार करना था मैच में, जो हो सकता वो करना था। जैसे कि आज के टाइम में हमें रेंडी ऑर्टन की तरफ से एफर्ट देखने मिलते हैं, वो बात है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ब्रॉक लेसनर के हाथ में राजा जी लॉस आ गई। आज ये बात कर रहे हैं तो इसलिए हम ज्यादा घुसेंगे नहीं इधर उधर, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि ब्रॉक लेसनर ने यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने काफी टाइम बाद अपना रिटर्न किया था, तो इस वजह से मैच की अनप्रिडिक्टेबिलिटी इस वजह से बढ़ गई थी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जब भी लेट आते, जब भी काफी टाइम के ब्रेक के बाद आते, तो पता नहीं वो रेसलमेनिया में हार जाते। बाकी सारी चीजों में विन करते हो, लेकिन रेसलमेनिया में हारते हो। यानी लेट अगर आ रहे हो कैसे, तो जैसे 1 साल का ब्रेक, 2 साल का ब्रेक, 3 साल का ब्रेक, 5 साल का ब्रेक, 10 साल का ब्रेक, ऐसे ब्रेकों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप खुद देखना, मैं जब आपको स्क्रीन के ऊपर लगा के शो करके बताऊंगा तो आप खुद देखना कि कितने कितने सालों में ब्रॉक लेसनर हार चुके हैं। या आप वीडियो से वॉच करते हुए आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रॉक लेसनर जब भी अपना रिटर्न कर रहे हैं काफी सालों बाद, तो बंदे ने अपना कमबैक करने होना, तो बंदा लॉस क्यों ले रहा है। अब इसके बाद जो ये रेसलमेनिया मैंने आपको बताया, यहाँ से ब्रॉक लेसनर का गोल्डन एरा था जो खत्म हो चुका था। ब्रॉक लेसनर का जो अभी तक हमने देखते हुए आए रेसलमेनिया को लेके, कि ब्रॉक लेसनर ने कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी बहुत खतरनाक मेंटेन रखी थी, कि उनके जो राइवल अभी तक मैंने आपको बताया काफी खतरनाक देखने मिले हमें। लेकिन इसके बाद जो ब्रॉक लेसनर का जो ऑरा था वो पूरी तरीके से हो गया था, गोल्डन पीरियड हो गया ब्रॉक लेसनर का। अब जो मैं आपको नेक्स्ट मैच बताने वाला हूँ ब्रॉक लेसनर का, आप खुद ही अंदाजा लगा लेना कि वाकई में गोल्डन पीरियड खत्म हुआ है कि मैं ही सिर्फ ऐसा बोल। तो अब चलते हैं बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर के 12th नंबर के रेसलमेनिया के मैच तरफ, जो कि हमें देखने मिलता है 2023 रेसलमेनिया 39, बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमस। यानी सिर्फ वो बंदा जाइंट है, लंबा है, तो भिड़ा दो उसको, इसके ब्रॉक लेसनर के साथ भिड़ा दो, और स्टोरी पे भी कोई दम नहीं। यहाँ पे फिर हम तो सभी को पता है ब्रॉक लेसनर को वो, क्योंकि अब वो बंदा लंबा चौड़ा है तो ब्रॉक लेसनर के ऊपर थोड़ा डोमिनेट करता है, धक्का मुक्की करता है, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं तो ब्रॉक लेसनर एक ही F5 में वो बंदे का खेल खत्म कर देते और ये मैच में विन कर जाते। ज्यादा कुछ था ही नहीं है मैच पे, एकदम डिसेंट सा मैच था, कुछ भी नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े लेजेंड है दोनों भी, जब तो एक अच्छे लेवल का मैच तो डिलीवर करो नहीं। लेकिन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फाइनली विन मिली है, लेकिन वो लेवल की विन नहीं थी जो लेवल ब्रॉक लेसनर डिजर्व करते हैं। ये अपने आप पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अब आगे क्या होने वाला है ब्रॉक लेसनर के साथ। आगे कुछ नहीं होने वाला है, आगे ब्रॉक लेसनर ने काफी लंबा टाइम ऑफ ले लिया, और फिर वो बंदा हमें रेसलमेनिया 39 के बाद डायरेक्ट देखने मिलता है। यानी इसके पहले जो जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में कि वो बंदे ने 2004 के बाद डायरेक्ट 2014 या 2013 में रेसल किया है, तो वैसे ही अब देखने मिला कि बंदे ने अब टाइम ऑफ लिया है, क्योंकि बंदे का आप सभी को पता है वो क्या विषय, उसमें नहीं जाएंगे हम। लेकिन बंदे का WWE ने कमबैक कराई, बंदा आता है, और फिर हमें बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर का जो 13 नंबर का मैच देखने मिलता है, वो देखने मिलता है 2026 रेसलमेनिया 42 बिस्टिन कार्नेट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच में। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया राइवल दी ब्रॉक लेसनर को WWE ने, इतना बढ़िया, बाप रे। यानी ब्रॉक लेसनर को एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसी बुकिंग क्यों मिल रही थी पता नहीं, हमें ये सब पता नहीं था, लेकिन यही हो रहा था। तो यहाँ पे होता क्या है, ओबा फेमी उनको रॉ के शो पे भी बुरी तरीके से मारते हैं। यानी कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को देख के ऐसा लग रहा था कि अब ब्रॉक लेसनर का पूरी तरीके से गोल्डन पीरियड जो था वो खत्म हो गया है। ब्रॉक लेसनर की एक तरीके से एज भी होने में आई है, जो कि ये चीज से हम सब फैंस एग्री नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि अभी एज होने की उनकी, अभी और वो 5 साल रेसल कर सकते, लेकिन अब उनको लगता है तो लगता है, चलो छोड़ो ये बात को। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मैच पे जैसे ही मैच स्टार्ट होता है तो ओबा फेमी उनके ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे कि एक तरीके से इनके लिए अब गोल्डन टाइम शुरू हो चुका है, जैसे कि एक टाइम में ब्रॉक लेसनर के लिए था। क्योंकि ये बिल्कुल ब्रॉक लेसनर जैसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना है कि ब्रॉक लेसनर अपने फुल अग्रेशन में आते थे, ऐसा करते हुए नहीं आते थे, बस। तो ये फर्क है थोड़ा, ओबा फेमी शायद उस पर सुधार कर लेंगे। ब्रॉक लेसनर उनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लेते, नीचे रिंग पोस्ट वगैरह में पटकते, स्पीड स्टेप पे पटकते, सुपरलेक्स रेडी की सैर कराते, एक F5 मारते, बंदे को फर्क नहीं पड़ता है। ब्रॉक लेसनर के ऊपर बुरी तरीके से चोक स्लैम हिट करता है वो बंदा, यानी अच्छा खासा हाइट पे लेके, और उसके बाद पावर बम हिट करता है, पिन करता है, और कुछ मिनटों में मैच को एंड कर देता है और विन कर जाता है यहाँ पे ओबा फेमी। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के खाते में एक और लॉस आ चुकी है। आप एक बार फिर से नोटिस करना कि ब्रॉक लेसनर कितने लंबे टाइम का ब्रेक लिया है। उन्होंने लास्ट रेसल किया था रेसलमेनिया 39 में, फिर उन्होंने 2-3 साल का गैप लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने रेसलमेनिया 42 में अपना जब कमबैक किया तो यहाँ पे बंदे को लॉस मिली। और बंदे को लॉस ही नहीं मिली, यहाँ पे बंदे ने एक शॉकर दिया हमें कि हम सोच नहीं सकते थे, वो चीज देखे गया। बंदा
पड़े रहता है वहाँ पे वो। फिर ब्रॉक लेसनर उठते, अपने हैंड्स के ग्लव खोलते, अपने शूज़ के लेसेस खोलते और उसके बाद फिर थोड़ा सा रो देते। जो बंदा आज तक हमें कभी WWE में इमोशनल नहीं देखने मिला है, वो आज देखने मिला है कि ये बंदा भी कभी रो सकता है। ये बंदे ने कभी, क्योंकि अपने आप को ऐसा दिखाया नहीं WWE में कि ये बंदे के आँख से एक आंसू भी गिर सकता है, उल्टा ये दूसरों के आँख से आंसू निकालने वाला है। लेकिन ऐसा देखने मिला है कि उन्होंने रोए, ग्लव्स वगैरह, शूज़ वगैरह उतार दिए, फिर उन्होंने अपना क्रॉस वाला साइन करे, जो कि करते WWE फैंस, जो कि हमेशा से एक WWE का एक सिग्नेचर मूव रहता है कि वहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अनस्क्रिप्टेड जाके होने वाला है, तो वही होता है। फिर ऊपर आ जाते हैं पॉल हेमन, और पॉल हेमन भी उनसे हक करते हैं, ब्रॉक लेसनर भी हक करते हैं, और एक तरीके से ये रिटायरमेंट था ब्रॉक लेसनर का, जो कि किसी को नहीं पता था। ट्रिपल एच को भी नहीं पता था कि रिटायर होने वाला है बंदा वहाँ पे जाके। यानी ये बंदा जो खुद के डिसीजन खुद लेने के लिए जाना जाता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो, पहले ऐसा लगता था कि बहुत सही कर रहा है बंदा, बहुत सी चीज़ें खुद से इंप्रूवमेंट करता था, लेकिन इतनी भी इंप्रूवमेंट नहीं करना था आपको कि आप रिटायरमेंट ही ले लो, ठीक है। तो आपने यही किया, आपने क्या किया, आपने ग्लव्स उतार के आपने रिटायरमेंट ले लिया। आपसे आपके दोस्त पॉल हेमन भी शॉक में, हम सब फैन भी शॉक में, ये बंदा रिटायर हो गया। ये बंदे का कुछ भी ऐसा नहीं था, सुनने में नहीं आ रहा था। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा था उनके होम टाउन से जब समर स्लैम हुआ तब वो रिटायर होते तो इतना शॉक नहीं लगता। हम सब फैंस को पता है कि वहाँ पे जाके एक पॉसिबिलिटी थी कि वो रिटायर होंगे, लेकिन फिर भी मैं वो बात पे एग्री इतना करने के लिए तैयार नहीं था कि वहाँ पे भी नहीं होने होना बंदा, और थोड़ा रेसल कर लेने होना, क्योंकि वो बंदे का रिप्लेसमेंट कोई है ही नहीं WWE में। इस वजह से वो बंदे की रिस्पेक्ट कुछ ज़्यादा ही है। पहले वो बंदा मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन जब से बंदे ने टाइम ऑफ लेना चालू किया, जब से बंदे की अहमियत समझ में आई कि वो बंदा जो मैच रेसल करता है उसमें क्या एफर्ट रहता है और क्या ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग रहती है, और वो बंदा बिल्कुल वो मैच पे पूरी यानी एक तरीके से जान डाल देता है। सामने वाले को भी गिरा के मारता है, और जब सामने वाला बंदे को मारता है तो सेल इस तरीके से करता है कि बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहा है। जलवा है हमारा। तो इस वजह से बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के लिए कहीं ना कहीं ये मोमेंट देख के पर्सनली बहुत बुरा लगा कि यार इतनी जल्दी रिटायर होने की क्या जरूरत थी। यानी इतनी जल्दी हो गया वो टाइम ब्रॉक लेसनर का 2002 के टाइम से देखने मिले तो 2026 के टाइम में एंड हो गया है। यानी ब्रॉक लेसनर 48 ईयर्स के अभी भी वो रेसल कर सकते हैं। उनकी बॉडी फिजिक देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा था। यानी अब उनको ही पता होगा कि उनके साथ क्या सीन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम फैंस को तो ऐसा लगता है कि वो हमें एंटरटेन करते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने जितना एंटरटेन किया उसमें हम फैंस काफ़ी खुश हैं। लेकिन आगे भी एंटरटेन करते थे और एक दो एपिक मोमेंट बना के देते थे रोमन रेंस के साथ, रेंडी ऑर्टन के साथ। तो पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उनका मैच देखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गुंथर के साथ भी पेंडिंग रह गया मैच। इतने सारे मैचेस से अगर कभी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर ब्रॉक लेसनर का फाइनली हमें पक्का एकदम रिटायरमेंट पता चल जाएंगे कि अब फाइनली वो रिटायर हो गए, यानी अभी भी ऐसा लगता है कि उनके चांसेस है समर स्लैम तक आने के। लेकिन अगर ऐसा बिल्कुल ही कंफर्म हो चुका है तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉक लेसनर के कितने सारे मैचेस पेंडिंग रह गए जो ब्रॉक लेसनर कर सकते थे, जो कि हमें नहीं देखने मिले फिर उसके बाद, और उसके बाद अब कभी देखने नहीं मिलने वाले। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा मैं। लेकिन ये वीडियो में ये था कि ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया कुछ इस तरीके से गई, यानी ना ज्यादा विन ना ज्यादा लॉस। बंदा बिल्कुल एक स्टेबल चला है। एक बार मैं आपको नंबर्स के हिसाब से ये बता देता हूँ बंदे के खाते में कितनी विन थी और कितनी लॉस थी। तो बंदे ने बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया रेसलमेनिया के मामले में, क्योंकि बंदे का बिल्कुल एकदम इक्वली चला है अभी तक। तो सही भी ओवरफेमी की वजह से थोड़ा नंबर गड़बड़ा गया है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को जो टोटल मैचेस पे लॉस मिली है वो है 7 रेसलमेनिया के मैचेस, जिसपे कि ब्रॉक लेसनर को लॉस मिली है, और ब्रॉक लेसनर को टोटल जो रेसलमेनिया के मैचेस पे विन मिली है वो नंबर है 6। तो बिल्कुल कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं। अगर एक मैच और उन्होंने रेसल कर लिया तो फिर उसके बाद वो नंबर इक्वल हो जाएगा, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जा रहे होना इक्वल करके। और ये बंदे का रिटायरमेंट मैच जो हमें देखने मिलना चाहिए था वो ऐसा देखने मिलना चाहिए था कि यानी ये बंदे ने अपनी लेगेसी को बिल्कुल जैसी थी वैसी ही रख के सामने वाले को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके विन करके WWE को क्विट किया है, यानी वहां पे अपना रिटायरमेंट किया है, यानी वहां पे फाइनली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। तो कुछ अलग बात रहती थी। ये पासिंग द डॉज मोमेंट ना पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आता है, क्योंकि जो सुपरस्टार इतनी अपनी प्यारी लेगेसी मेंटेन करते हैं वो लेगेसी कहीं ना कहीं जब ब्रेक होती है तो ठीक नहीं दिखाई देता। यानी बंदे ने ओवरफेमी के जब हाथ से हारा तो इस वजह से ये बात है। अब ओवरफेमी WWE का फ्यूचर स्टार है, तो इस वजह से हम ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि ओवरफेमी को ही अब आगे WWE को चलाना है, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने जितना चलाना था उतना चला लिए, और हम सब फैंस को बहुत एपिक मोमेंट दे दी। लेकिन वो बंदे को फाइनली रिटायरमेंट मैच पे तो विन मिलना चाहिए था। आपका क्या मानना है इस पर आप बताना जरूर से कमेंट सेक्शन में कि विन मिलना चाहिए थी कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये एक बात आप सब अच्छे से समझ लीजिए कि ब्रॉक लेसनर का जो गोल्डन एरा था, जो हम सब फैंस ने काफ़ी इंजॉय किया,
वो अब हो चुका है एंड फाइनली, और अब ब्रॉक लिस्नर का कोई हमें रिप्लेसमेंट भी नहीं देखने मिलने वाला है। हमें ऐसा लग रहा है ओबाफेमी है, लेकिन ओबाफेमी भी नहीं है। एक टाइम आने के बाद आप खुद समझ जाओगे, यानी ब्रॉक लिस्नर के रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते। ब्रॉक लिस्नर एक लेजेंड से भी लेजेंड सुपरस्टार थे, वो बंदे की बात ही अलग। तो बंदे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है कि बंदे ने हम सब फैंस को इतना एंटरटेन किया। तो ब्रॉक लिस्नर के लिए एक बार तो बनता है थैंक यू सो मच बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लिस्नर। तो फिर बस इतना ही था। आपको कुछ बुरा लगा होगा तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में, आपको कुछ अच्छा लगा होगा तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो को लाइक कर देना, ये भी फुल मूड फैमिली का पार्ट बनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट तो करना नहीं चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपको भी काम रहते होंगे जैसा मुझे रहते हैं। तो चलिए फिर, तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ फुल मूड में।